नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का आज के इस बढ़िया से लेक्चर में, जहां हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की जो साइंस सब्जेक्ट है उसका जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसका चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। अब ये जो चैप्टर है इसको हम करने वाले हैं आज की क्लास में ही शुरू और आज की क्लास में ही खत्म। यानी आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए वन शॉट चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर का वन शॉट है जिसके अंदर हम इस चैप्टर में जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, जितनी सारी डेफिनेशंस है, जितनी सारी चीजें हैं, सब फटाफट से याद कर लेंगे। तो अपने अस्त्र और शस्त्र लेकर के फटाफट से तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं इस बढ़िया से चैप्टर को। और आप जानते हैं चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो देखो, पदार्थ का मतलब हो गया है कि उसके अंदर दो चीजें होनी चाहिए। क्या दो क्वालिटीज होनी चाहिए? पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि पदार्थ के अंदर द्रव्यमान होना चाहिए, भार होना चाहिए, और दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए कि जो पदार्थ है वो आपका स्थान घेरना चाहिए। यानी अगर हम लिखें कि पहली क्वालिटी क्या होगी, तो पदार्थ जो होता है वो उसमें क्या होना चाहिए, पदार्थ का द्रव्यमान होना चाहिए। द्रव्यमान, या फिर मैं ब्रैकेट में लिख दूं भार जो है वो होना चाहिए, या पदार्थ में भार होता है। दूसरा, पदार्थ स्थान घेरता है। पदार्थ स्थान घेरता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात ये समझो, जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज है ना, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका मैटर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वो आपका मैटर कहलाएगा। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ स्लाइडर की, इस रिमोट की मैं बात कर रही हूँ, तो ये रिमोट का क्या है, एक कुछ तो वजन होगा इसमें, कुछ तो इसके अंदर भार होगा। मान लो कि 10 ग्राम है, 5 ग्राम में कुछ तो होगा ही होगा। और ये जगह भी घेरता है ना, ये स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। तो ये क्या है, ये आपका पदार्थ है। जैसे कि ये पेन हो गया है, तो ये पेन क्या है, ये पेन आपका स्पेस घेरता है, और दूसरी बात इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो हर वो वस्तु जो स्पेस घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। स्पेस घेरने का मतलब होता है, हम यहाँ आयतन के बारे में बात कर रहे हैं, वॉल्यूम के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इतना लॉजिक क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं कि पदार्थ के गुण कौन कौन से होते हैं। तो पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक होते हैं उनके भौतिक गुण और एक होते हैं उनके अभिलाक्षणिक गुण। यानी एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, यानी हम उनके अभिलाक्षणिक गुण की बात कर रहे हैं। अब ध्यान से समझो कि पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं। दो भौतिक गुण हैं बस। कौन कौन से? पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, और ये जो कण होते हैं ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। पहली बात, पदार्थ कणों से मिलकर के बना है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो कण हैं ये कैसे हैं, ये सूक्ष्म है, ये छोटे छोटे। जैसे ये पेन है, ये पेन क्या है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, और सारे पार्टिकल्स कैसे होंगे, छोटे छोटे होंगे। अब इनको समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। अब आप कहोगे कि मैम कैसी एक्टिविटी करते हैं, चलो मैं आपको समझाती हूँ। पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से समझो कि मैंने ले लिया है आपका नमक, या फिर मैंने ले लिया है आपकी शक्कर। अब उसे क्या करूंगी, मैंने एक बीकर लिया, एक पात्र लिया, और उस बीकर या पात्र के अंदर जल से उसको अच्छे तरीके से भर दिया। अब जल से भरे होने के बाद मैंने उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दी, या आपको नमक चाहिए तो आपने नमक डाल दिया। अब चूंकि मुझे तो ऐसा पता था कि बीकर में तो जगह ही नहीं है, बीकर में जो पानी था उसी ने सारी जगह ले रखी थी। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे ही मैंने नमक डाला या शक्कर डाली, वो इस बीकर के अंदर अच्छे तरीके से घुल गई, वो इस बीकर के अंदर अच्छे तरीके से घुल गई। यानी पदार्थ कणों से मिलकर के बना है। यानी ये जो चीज है यहाँ पर जो अपने को विलयन मिलने वाला है, वो दो चीजों से मिलकर के बना हो गया, जल से, और आपके किससे मिलकर के बना हो गया है, नमक से मिलकर के बना हो गया है। तो
यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। इतनी बात क्लियर है। एक और मजेदार एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी क्या है? पदार्थ के कण सूक्ष्म होते हैं। अब पदार्थ के कण कैसे हैं? सूक्ष्म। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप 100 ml का एक बीकर ले लीजिए। तो देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से कि मेरे पास क्या है, ये 100 ml का बीकर मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से ले लिया। ठीक है, इसको मैंने अच्छे तरीके से किससे भर दिया? पानी से भर दिया। ये कह रहे इसके अंदर आपको क्या डालना है? ये जो पिंक पिंक है ना, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये पिंक क्या है। ये पिंक है आपका KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये दिखता कैसा है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो है ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट। और अगर मैं इसके क्रिस्टल्स की बात करूं तो इसके क्रिस्टल्स कैसे दिखते हैं? कुछ इस तरीके के इसके क्रिस्टल्स दिखते हैं। अब क्या करना है, इसके क्रिस्टल्स को आपको इसके अंदर डाल देना है। तो हम कैसे डालेंगे? आप ध्यान से देखना, ये मेरे पास बीकर है। ठीक है, अब इस बीकर के अंदर मुझे इसके क्रिस्टल डालने हैं। तो मैंने ये क्रिस्टल जो है वो इसके अंदर डाल दिया। और आप यहाँ देख रहे हो कि बीकर का जो कलर है वो कैसा हो गया है, यहाँ पर चेंज हो गया है। अब इसको अच्छे से हम मिला देंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, अच्छे तरीके से यहाँ पर मिला दिया है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि बीकर का जो कलर है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वो बिल्कुल इस तरीके का तो नहीं, पर ऐसा तो आपको दिखाई दे रहा है। क्या करना है, 10 ml इसमें से निकाल लेना है। तो मेरे पास क्या है, एक बढ़िया सी टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर क्या करूँ, ये मैंने 10 ml जो है वो इसके अंदर से निकाल लिया है। अब जैसे ही मैंने 10 ml को इसके अंदर से निकाला है, क्या कह रहे हैं कि वापस से आप जो दूसरा बीकर है उसके अंदर आप इसे डाल दो। तो ये जो है मेरे पास दूसरा बीकर आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने क्या करा, इसको डाल दिया है। क्या करा, इसको डाल दिया है। और आप देख सकते हो कि इसका जो कलर है, इसका जो कलर है ये भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब वो फिर से क्या कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि आप वापस से क्या करो, 10 ml जो है वो वापस से इसके अंदर से निकालो। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर दूसरी टेस्ट ट्यूब ले रही हूँ, फ्रेश टेस्ट ट्यूब, और इसमें से क्या कर रही हूँ, इस 10 ml को निकाल रही हूँ। ठीक है, और इस 10 ml को निकालने के बाद क्या कह रहे हैं कि अब आप वापस से दूसरे जो आपका 100 ml वाला है उसके अंदर आप इसको डालो। और ये जो प्रोसेस है ये आपको क्या करना है, 5 से 8 बार आपको इस प्रोसेस को करना है। और एट द एंड आप देखोगे कि यहाँ तक भी आपको पिंक कलर के पार्टिकल्स नजर आएंगे। इसका मतलब कितना भी आप इसको डाइल्यूट कर दो, पर पिंक कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो क्या समझ में आया कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आई होगी। हमने क्लास में ही ये एक्टिविटी जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म कर ली। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो हमने दो चीजें पढ़ी है किसके अंदर आती है, ये आती हैं आपके पदार्थ के भौतिक गुणों के अंदर। समझ में आ गई बात। अब हम जो बात करने वाले हैं, हमने बोला पदार्थ के दो तरीके के गुण होते हैं। पहला होता है उसका भौतिक गुण और दूसरा होता है उसका अभिलाक्षणिक गुण। कौन सा गुण होता है, अभिलाक्षणिक गुण, यानी जो उसके बारे में बताता है। तो पहली चीज, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान। अब आप ध्यान से देखो कि मैंने क्या करा, इस बीकर के अंदर मैंने डाली चीजें, है ना, KMnO4 डाला। तो ये तो ऑलरेडी भरा हुआ था, लेकिन फिर भी KMnO4 डालने के बाद भी ये पिंक कलर का हो गया, पानी बाहर नहीं आया। इसका मतलब इस बीकर में ऑलरेडी स्पेस था। इस बीकर में क्या था, ऑलरेडी स्पेस था। समझ में आई बात यहाँ पर, है ना, क्लियर चल रही है। तो इसका मतलब जब आपने नमक को घोला जल के अंदर तब भी उसमें स्पेस था, तभी तो घुला। जब आपने शक्कर को घोला तो तब भी उसके अंदर स्पेस था, वो तब भी डिसॉल्व हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील होने का सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो कोई परफ्यूम लगाते एकदम बढ़िया सा, ठीक है। अब आप भी परफ्यूम लगाते होंगे, है ना, कोई सा लगाता होगा, कोई सा लगाता होगा, ठीक है। सबके फेवरेट परफ्यूम्स होंगे, सबके फेवरेट फ्रेग्रेंस यहाँ पर होगी, है ना। अब क्या होता है कि कोई बढ़िया सा परफ्यूम लगा करके ऐसे हमारे पास से निकलता है तो हमको लगता है आहा क्या बढ़िया खुशबू आ रही है, क्या बढ़िया परफ्यूम लगा रखा है, ऐसा ही होता है। यानी क्या हुआ कि पदार्थ के कण जो है वो गति कर रहे, उस परफ्यूम के कण जो है वो गति कर रहे, तभी तो आपकी नाक तक पहुंचे। ऐसा थोड़ी था कि नाक निकल करके वहां तक पहुंच गई,
हुई हो। ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। तो यानी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। थर्ड, अगर मैं बात करूं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण में ये गुण होता है कि ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब इनके अंदर आकर्षण बल मौजूद होता है, तभी ये एक दूसरे को बांध करके रखते हैं। और जिसके अंदर जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा वो उतना ही ज्यादा एक दूसरे से बंधे हुए होंगे। जैसे कि आप जानते हो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है मैम? 3 अवस्थाएं होती है। पहली मैं बात करूं तो सॉलिड, फिर बात करूं तो लिक्विड, और फिर बात करूं तो गैस। अब ये जो आकर्षण बल की आप बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? आकर्षण बल की बात कर रहे हो। तो आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देख सकते हो, ये देखो इसमें बहुत ज्यादा आकर्षण बल है, इसने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपने जो परमाणु है उनको बांध करके रखा है, यानी ये सॉलिड है। ये ठोस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ठोस के अंतर्गत। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो अणु है, जो आपके परमाणु वो थोड़ा दूर दूर है, जो थोड़ा दूर दूर है, यानी इनके बीच का जो बॉन्ड है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग इस सॉलिड का बॉन्ड है, जितना स्ट्रॉन्ग इस स्ट्रक्चर का बॉन्ड है। समझ में आ रही है बात? और आप देख सकते हो यहाँ पर इनको, ठीक है, यहाँ पर इनको आप देख सकते हो कि ये तो बहुत ज्यादा दूरी पर है, यानी इनके बीच में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही नहीं है। तो पदार्थ के कण क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, और जिसमें जितना आकर्षण होगा वहां पर वो पदार्थ उतना ही मजबूती से बंधा हुआ होगा। समझ में आई प्यारे बच्चों बात? तो हमने एक चीज पढ़ी, पदार्थ के भौतिक गुण, 2 भौतिक गुणों की हमने बात करी, फिर हमने बात करी पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में। और प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन आता है कि पदार्थ के कणों की विशेषता आपको लिखनी है। तो क्वेश्चन क्या बनता है? ध्यान से देखना, पदार्थ के कणों की विशेषता की बात कर रहे हैं। विशेषता जो है वो आपको लिखनी है, विशेषता लिखिए, ठीक है। तो ये इसका जो है आंसर यहाँ पर बनेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, जल्दी से समझ में आई कि नहीं आई है? ये आपका रिवीजन चल रहा है कि नहीं? रिवीजन समझ में आ रही है चीजें? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अब इस बात को प्रूफ कैसे किया? तो ये दोनों बातें इस बात को प्रूफ करती है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। नेक्स्ट, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगरबत्ती आपने जलाई, अब देखो जो नहीं जल रही है तो उसकी खुशबू इतनी ज्यादा नहीं होगी, पर उसका अरोमा इतना ज्यादा नहीं होगा, पर जो जल रही है उसकी खुशबू आपके दूर तक पहुंच जाएगी। आपका फेवरेट खाना बना होता है और उसकी मजेदार खुशबू आ रही होती है तो पेट में क्या हो जाती है? एक्स्ट्रा भूख लग जाती है, पर वो खुशबू कैसे पहुंची आप तक? जबकि खाना तो रसोई में बन रहा था, आप बैठे हो कहीं और, है ना, आप बैठे हो घर के किसी और कोने में, लेकिन पदार्थ के कण चूंकि गतिशील है इसलिए आपकी नाक तक उसकी खुशबू पहुंच गई है। समझ गए बात? यहाँ नेक्स्ट देखो, जल में लाल स्याही और शहद डालने पर क्या होता है? तो देख रहे हो आप, जल में लाल स्याही डाली या आपने यहाँ पर शहद डाला, दोनों ही जल में जाकर के धीरे धीरे ही सही पर मिक्स हो जाएंगे, यानी अपनी जगह बना लेंगे, यानी अपनी जगह ये यहाँ पर बना लेंगे। क्लियर है बात यहाँ पर? अब ये बहुत बढ़िया सा एक एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से समझो कि क्या हो रहा है कि गर्म तथा ठंडे जल में पोटेशियम परमैंगनेट के कण आपको डालने हैं। अभी मैंने जब आपको दिखाया, ध्यान से देखा होगा आपने, तो उसमें कण धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे थे, लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या है। यहाँ पर एक गर्म जल है, ठीक है, ये गर्म है, ठीक है, बहुत तो नहीं कह सकती पर ये गर्म है, इतना कि मैं इसे पकड़ पा रही हूँ। अब क्या करूँ, इसके अंदर मैं डालने वाली हूं पोटेशियम परमैंगनेट को, और आप देखो कि पोटेशियम परमैंगनेट को जैसे ही मैं डाल रही हूं तो यहां पर कैसी रिएक्शन हो रही है, ध्यान से देखते जाना कि क्या यहां पर हो रहा है। फटाफट से ये डिसॉल्व हो गए, फटाफट से ये डिसॉल्व हो गए। देखो इसकी जैसा बन गया ना, इसकी जैसा बना कि नहीं बना? हाँ जी मैम, इसके जैसा ये बन गया, ये अपने आप ही डिसॉल्व हो गया। इसको डिसॉल्व करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि प्यारे बच्चों देखो ये ठंडा है, इसके अंदर भी कण है ना, इसके अंदर भी कण है और इसके अंदर भी क्या है? ऊर्जा है। लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे तो गर्म जल के अंदर क्या हो रहा है? कणों की जो गति है ना,
कण की गति जो है उसके अंदर वृद्धि हो गई। क्यों वृद्धि हो गई? क्योंकि बच्चे यहाँ पर ऊर्जा जो है ना वो ज्यादा है, वो क्या कर रही है, वो गति करने में मदद कर रही है, यानी वो क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रही है। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। मैम कैसे हो रहा है, बात ही नहीं समझ में आई। एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया कि हमने डाला और फटाफट से मिल गया, लेकिन ये हुआ कैसे? देखो मैं बताती हूँ। एक बहुत तेज गर्म तवा है, एकदम बहुत तेज, बहुत ही ज्यादा तेज, ठीक है, आपको ना वो सीन भी याद आ जाएगा। बहुत ज्यादा तेज गर्म तवा है, ठीक है, और आपको उस पर बिठा दिया, तो फिर बताओ क्या होगा? अगर आपको उस बिठा दिया तो कैसे भागोगे? ऐसे जल्दी से भागोगे, तो गतिज ऊर्जा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ऊर्जा हमने आपको दी गर्म तवे के द्वारा और आप उस पर भागे हो फटाफट से। तो वही चीज यहाँ पर हुई है, जो गति आपके अंदर हुई है वही गति यहाँ पर कणों में होती है। तो इससे क्या बना? इससे ये पता चला कि जैसे ही ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से कणों की गति बढ़ जाती है। इसलिए गर्म के अंदर आपका पोटेशियम परमैंगनेट जल्दी डिसॉल्व हो गया और ठंडे के अंदर आपका पोटेशियम परमैंगनेट धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा था। आई होप इतनी बात जो है वो आपको समझ में आई होगी कि पदार्थ के भौतिक गुण क्या होते हैं और पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिएगा बहुत ध्यान से कि विसरण जो है वो क्या होता है। बहुत ध्यान से समझो, विसरण क्या होता है? विसरण का मतलब होता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, ठीक है। सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन की हम बात करें तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना और बिना किसी बाह्य बल के जाना, स्वतः ही चले जाना, खुद से चले जाना। देखो मैं आपको एक बात याद दिलाती हूँ। आप क्या करते हो, नीचे से ऊपर जब आपको पानी डालना होता है, जैसे नीचे मोटर लगी है और टंकी ऊपर है, तो पानी आपको डालना होता है, टैंक नीचे है और टंकी ऊपर है, तो हम मोटर का प्रयोग करते कि नहीं करते, और फोर्स लगाते हैं ताकि पानी ऊपर चला जाए। लेकिन प्यारे बच्चों पता है क्या होता है, जैसे कि मान लो कूलर आपको खाली करना है तो आप क्या करते हो, उसके अंदर पानी जो होता है उसको निकालने के लिए पाइप डाल देते हो और कूलर से पानी अपने आप ही निकल जाता है। पाइप को आपको नीचे छोड़ना होता है। तो इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? ये होता है आपके विसरण का मतलब। समझ में आई बात? यहाँ आगे बात करूं, चलो अब देखो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि लोहे की मैं बात करूं, लोहा कितना स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है ना, कितना हार्ड होता है, कितना सॉलिड वो यहाँ पर होता है, ठीक है। लेकिन मैं चौक की अगर बात करूं तो चौक को आप मारोगे पीटोगे तो वो टूट जाएगी फटाफट से, उसका शेप नहीं बदलेगा, वो खुद ही टूट जाएगी, बिना शेप चेंज करे ही वो टूट जाएगी। लेकिन मैं रबड़ की बात करूँ तो रबड़ पहले अपना शेप चेंज करेगी, फिर जाकर ये वो थोड़ी सी टूटेगी, कटेगी, पिटेगी, है ना। समझ में आई बात? लेकिन यहाँ पर आप जो लोहा देख रहे हो वो ऐसा नहीं करेगा। तो यहाँ से मुझे एक वर्ड पता चला, यहाँ से मुझे एक प्रकृति के बारे में पता चला जिसका नाम क्या होता है, भंगुर प्रकृति। क्या नाम होता है? भंगुर प्रकृति इसका नाम होता है। अब भंगुर प्रकृति क्या होती है तो ध्यान से समझो कि ये एक पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसमें आप क्या करते हो, ध्यान से देखो, जब आपने लोहे को पीटा, लोहे को आपने हथौड़े से पीटा तो इसका क्या हुआ, ये थोड़ा सा क्या हो गया, पिचक गया पहले, है ना, थोड़ा सा पिचक गया और क्या हो गया फिर धीरे धीरे इसने, मतलब ये टूटा नहीं, बहुत मुश्किल से ये टूटा है। लेकिन चौक पे तो आप जरा सा फोर्स क्या लगाते हो, ये फटाफट से टूट जाती है, ये फटाफट से टूट जाती है। तो चौक के अंदर क्या विद्यमान है, चौक के अंदर भंगुर प्रकृति विद्यमान है, चौक के अंदर भंगुर प्रकृति विद्यमान है। समझ में आई भंगुर प्रकृति? भंगुर प्रकृति का मतलब हो गया है कि वो अपना शेप नहीं चेंज करेगी, वो क्या करेगी, वो फटाफट से खुद से पूरी तरीके से टूट जाएगी, टुकड़ों में विभक्त हो जाएगी, पर वो अपना शेप नहीं चेंज करेगी। जैसे कि आपका क्या कर लेता है, रबर बैंड कर लेता है। जैसे कि लोहे की कील पहले थोड़ा सा पिचक जाती है जहां से आप इसको ठोकते हो, जहां से आप इसको मारते हो। समझ में आ गई बात? यहाँ आपके साथ ऐसा होता है क्या, कोई आपको ठोकता है वहां से पिचक जाते हो? नहीं होता ना ऐसा। चलिए ये कैसा होता है, ये इन पदार्थों में होता है। जिन पदार्थों में होता है उनमें कौन सी नेचर होती है, भंगुर प्रकृति होती है। आप में नहीं होता है तो आप में भंगुर प्रकृति नहीं है। समझ में आ गई बात? यहाँ चलिए आगे बात करते हैं पदार्थों की भंगुर प्रकृति के बारे में, जो कि मैंने आपको समझाया।
क्लियर है लॉजिक यहाँ? अब सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ की अवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर की यहाँ पर बात करें तो हम जानते हैं मैम 3 होती है। पहली होती है ठोस, फिर होती है द्रव और फिर होती है गैस। यही है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। ठोस जो आप देख रहे हो, ठोस में क्या होता है, इसके अंदर मजबूत आकर्षण बल होता है। ठोस के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, पास पास होते हैं, लेकिन द्रव के मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं, और गैस के तो आप देख सकते हो कि कितने दूर दूर ये विद्यमान है। ठोस के देखो एकदम बढ़िया से पास पास में एकदम बिल्कुल व्यवस्थित रूप से बैठे हुए होते हैं। द्रव में थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, और गैस के अंदर कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल दूर दूर। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप स्कूल गए और टीचर क्लास के अंदर है ना, और स्ट्रिक्ट टीचर है तो आप बिल्कुल इस तरीके से व्यवस्थित रूप से क्लास में बैठे होते हो, पढ़ाई कर रहे होते हो। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि टीचर जो है वो 5-10 मिनट के लिए बाहर चले जाते हैं, तो आपकी प्रकृति कैसी हो जाती है, आप द्रव प्रकृति की हो जाती है, आपकी प्रकृति चेंज हो जाती है। आप थोड़ा इधर हिल लेते हो, थोड़ा सा इधर हिल लेते हो, इससे बातें कर लो, उससे कॉपी ले लो, ऐसे थोड़ा सा शोर मचा लेते हो, यानी आप क्या करते हो, थोड़े से फैल से जाते हो। लेकिन जब आपका रिसेस होता है, खेल घंटा होता है, लंच का समय होता है, तब देखो आप एक कोने में मिलोगे, कोई दूसरा आपका मित्र एक कोने में मिलेगा, मतलब सारे बच्चे इधर उधर भग जाते हैं ना, ऐसे ही तो होता है। तो आप में भी तीनों प्रकृति होती है ना, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से। समझ में आ गई? तो ठोस के जो मॉलिक्यूल है पास पास होंगे बेटा, द्रव के मॉलिक्यूल थोड़े से दूर दूर होंगे ठोस के कंपैरिजन में, है ना, और गैस के वही बहुत दूर होंगे, बहुत दूर। अगर मैं इनका वैसे वाला स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो यहाँ पर मैंने ये बनाया। अब देखो ध्यान से कि ठोस के मॉलिक्यूल कैसे होंगे। मैम ठोस के मॉलिक्यूल ना कुछ इस तरीके से एक के साथ एक बढ़िया तरीके से अरेंज होंगे यहाँ पर, है ना, ठीक है, बढ़िया तरीके से ये व्यवस्थित आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं, लेकिन मैं द्रव की बात करूं, जैसे कि टीचर 5-10 मिनट के लिए बाहर गई है, तो आप कैसे हो जाओगे, आप थोड़े से ऐसे हो जाओगे, बिल्कुल चिल मोड में आ जाओगे। आप कह रहे हैं मैडम तो बाहर गई है, अभी क्या करना है, ठीक है। और अगर आपका रिसेस चालू हो गया, खेल घंटा शुरू हो गया, भाई फिर तो आप किसी की सुनने ही नहीं वाले हो, फिर आप किसी की सुनने नहीं वाले हो। आपकी जो व्यवस्था है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। बताओ मुझे, होती है कि नहीं होती, जल्दी से बता दो, होती है कि नहीं होती? बिल्कुल ऐसे ही होती है। तो ये क्या है, ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। समझ में आई इतनी बात यहाँ पर? अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, यानी कि ठोस अवस्था के बारे में। अब ध्यान से समझो क्या होता है। अभी हमने समझा कि मैम ठोस अवस्था की जब हमने बात करी ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि इनका आकार निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है बेटा? इनका आकार जो है वो निश्चित होता है। मैम ये तो ना हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वेरी गुड, पढ़ते हुए आ रहे हो। तो इनका आकार के साथ साथ क्या निश्चित होता है, फिर आयतन भी निश्चित होता है। आयतन भी क्या हो जाता है, फिक्स्ड यहाँ पर होता है। क्लियर है बात इतनी? चलो मैम बहुत बढ़िया सी बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये संपीड़ित नहीं होते हैं। ये क्या नहीं होते हैं मैम? संपीड़ित। मैम ये कौन सी टर्म आ गई है? संपीड़ित नहीं होते हैं। संपीड़ित का मतलब होता है कि आप जो है वो इन्हें दबा नहीं सकते हैं, आप इन्हें जो है इन पर दाब नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका फर्क नहीं पड़ेगा, ये टूट ही जाएंगे, पिचकेंगे नहीं, टूट जाएंगे। जैसे ये पेन खड़ा है ना, अब मैंने इसके ऊपर अपना हाथ रख लिया, ये पेन खड़ा है, मैंने इसके ऊपर अपना हाथ रख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसे दबा रही हूँ, तो क्या ये दबेगा? नहीं, ये तो नहीं दबेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप तकिए पे खड़े हो तो दब जाता है, लेकिन स्टूल पे खड़े हो तो दबता है? नहीं दबता, आपकी हाइट ऊंची हो जाती है। होता है कि नहीं होता? तो ठोस संपीड़ित नहीं होते हैं। ठोस क्या नहीं होते? संपीड़ित नहीं होते हैं। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो ध्यान से समझो, ठोस के जो कण होते हैं ना, कण कैसे होते हैं? कण निकट होते हैं, पास पास व्यवस्थित होते हैं। कैसे व्यवस्थित होते हैं? पास पास व्यवस्थित होते हैं, ठीक है मैम, पास पास तो व्यवस्थित होते हैं। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि इनके बीच में मजबूत आकर्षण बल है। इनके बीच में क्या है? मजबूत आकर्षण बल है। इनके बीच में क्या है? मजबूत आकर्षण बल है। और पता है, जितना आकर्षण बल मजबूत होता है ना, बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है। जैसे आपका और मेरा बॉन्ड है, आप रोज क्लास लेने आते हो, मैं रोज पढ़ाने आती हूँ, तो हमारे बीच का जो बंध है वो भी क्या है? ठोसों की तरह बहुत ज्यादा मजबूत है। अब जो बच्चा रोज नहीं आता उसके साथ कैसा हो जाएगा? द्रव जैसा हो जाएगा। कभी कभी आते हैं ना, कभी कभी तो द्रव जैसा हमारा बॉन्ड हो जाएगा। और जो बच्चे आ ही नहीं रहे, जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैडम बाद में पढ़ लेंगे, अभी क्या पढ़ा रहे हो आप, अप्रैल
शुरू हुआ है, अभी आप शुरू हो गए पढ़ाना, तो उन बच्चों के साथ मेरा बॉन्ड कैसा हो जाएगा, गैस जैसा मेरा बॉन्ड हो जाएगा, यानी अभी तक वो आए ही नहीं है, तो फिर हमारे बीच में अभी तक आकर्षण बल बना ही नहीं है, नगण्य है। तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ में आई चीजें, क्लियर चल रहा है? तो देखो ठोसों के जो गुण है, यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, ठोस पदार्थों की, ठीक है, ठोस पदार्थों की विशेषता लिखिए। ठोस पदार्थों की विशेषता लिखिए। क्या विशेषताएं होती है मैम? ठोसों का आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, ये असंपीड्य होते हैं, दबाया नहीं जा सकता है, कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता, ज्यादा दबाएंगे तो ये टूट जाएंगे। ठोस कैसे होते हैं मैम? दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर। आप चाहो तो यहाँ पर 6 पॉइंट डाल करके लिख सकते हो, ठोस कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ठोस जो है वो कठोर होते हैं। इतना लॉजिक क्लियर है ना, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है ना बेटा? चलिए, तो पहली जो स्टेज थी, यानी कि पहली जो आपके पास सॉलिड अवस्था थी, वो हमने समझ ली कि ठोस किसी भी चीज को कैसे पता चलेगा वो ठोस है। देखो ये पैनल आप देख रहे हो, है ना, ये कैसा है? ये ठोस है। आपका मोबाइल फोन कैसा है? वो ठोस है। ये पेन कैसा है? ठोस है। जिस पेन से आप लिख रहे हो, पेंसिल से लिख रहे हो, कैसी है बेटा? ठोस है। कुर्सी ठोस होती है, टेबल ठोस होती है ना। जो भी चीज कंप्रेस्ड नहीं हो रही है, जिसका भी आकार निश्चित है, जिसका भी आयतन निश्चित है, जो भी दृढ़ है, रिजिड है, कठोर है, वो कैसी है? ठोस है। इतना लॉजिक क्लियर है? आपकी साइकिल ठोस है, आपके घर का दरवाजा ठोस है, खिड़की ठोस है। समझ में आ रही है चीजें? लॉजिक समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाऊं? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, और ऊपर से जाना भी नहीं चाहिए। चले आगे, चलिए प्यारे बच्चों, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आई हूं, जो कि एक्सेप्शन जैसे कंसीडर किए जाते हैं। केमिस्ट्री में अपवाद नहीं आए तो फिर किस में आएंगे? देखो, रबर बैंड को क्या माना जाएगा? रबर बैंड मैम, ठोसों का आकार निश्चित है, उसका भी ठोसों का आयतन निश्चित होता है ना, और ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, कठोर होते हैं। यहाँ हम कह रहे हैं कि रबड़ तो ठोस जैसा ही लगता है, तो देखो भाई, रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? जल्दी से सोचो, क्या ये ठोस है? है तो सही ठोस, पर फिर कैसे मान लें कि ये ठोस की कैटेगरी के सारे प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, यानी सारी प्रॉपर्टीज ये मानता है? तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, बाह्य बल लगाए जाने पर, जब आप बाहर से फोर्स लगाते हो, तब रबर बैंड का आकार बदलता है। ऐसे रखे रखे तो रबर बैंड का आकार नहीं बदलता। हाँ जी मैम, ऐसे रखे रखे तो रबर बैंड का आकार नहीं बदलता। और जब आप बाह्य बल को हटा लेते हो तो रबर बैंड वापस वैसा का वैसा हो जाता है। कैसा होता है? वापस वैसा का वैसा हो जाता है, अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। और अगर आपने जो ज्यादा बल आजमा लिया है उसके ऊपर, तो वो कह देगा भाई मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे मत खींचो इतना, मैं टूट जाऊंगा। और आप तो फिर भी नहीं सुनते हो, तो वो टूट ही जाता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो बेटा जी, समझ में आई क्या बात यहाँ, कि रबर बैंड भाई साहब जो है वो क्या है? रबर बैंड भाई साहब ठोस हैं। ठीक है, मैडम नहीं है, ये भाई साहब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? मैम, चीनी का आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है, संपीड़ित भी नहीं कर सकते, तो होनी तो ठोस चाहिए, लेकिन द्रव होता है जो कि किसी भी बर्तन में डालो तो उसका आकार ले लेता है। तो चीनी आकार ले रही है, तो चीनी द्रव हुई कि ठोस हुई? सोचो सोचो, फटाफट सोचो कि चीनी द्रव हुई कि ठोस हुई? बेटा चीनी ठोस ही है। चीनी हो गई है, या आपका जो नमक है वो ठोस है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, देखो बहुत ध्यान से, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर छोटू सा क्रिस्टल बना देती हूँ। ठीक है, ये मैंने छोटू सा, आप मान लो कि शक्कर का क्रिस्टल बनाया है। ठीक है, अब इस क्रिस्टल को मैंने क्या करा है, इस क्रिस्टल को मैंने इस गिलास के अंदर रख दिया है। ठीक है, हाँ हाँ, आपके जितना सुंदर नहीं बनाया, पर गिलास तो गिलास है ना भाई, तो मैंने इस गिलास में रख दिया। तो गिलास का आकार तो ले लिया, लेकिन क्या चीनी का आकार बदल गया क्या? नहीं मैम, चीनी का आकार तो नहीं बदला, चीनी तो ऐसी ही दिखती है, चीनी तो ऐसी ही दिखती है। अब मैंने क्या करा, इस चीनी को उठा करके कटोरी में रख दिया। मैम कौन सी कटोरी में रख दिया आपने? ये लो भाई, कटोरी बना लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? ये बना दिया हमने चीनी का
ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख ली है बढ़िया सी कटोरी, ये रही मेरी कटोरी, ठीक है, छोटू सी कटोरी, थोड़ी बढ़िया सी लग रही कटोरी है ना, कटोरी का मटका सा लग रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चीनी का आकार तो सेम है, आप छोड़ो चीनी छोड़ो, नमक का आकार भी सेम है। इसका मतलब चीनी अपना आकार नहीं बदल रही, वो फिक्स चल रहा है। यानी चीनी कैसी हो गई, चीनी ठोस हो गई। कैसी हो गई भाई, चीनी आपकी ठोस हो गई है। तो देखो, चाहे हम शक्कर या नमक को अपने हाथ में लें, किसी प्लेट में रखें, जार में रखें, या उनके कहीं पर भी रख दो, लेकिन उनके क्रिस्टलों का जो आकार है वो नहीं बदलता है, वो नहीं बदल रहा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। समझ में आई बात? यहाँ चीनी का आकार नहीं बदल रहा, चीनी का आकार नहीं बदल रहा है, इसलिए वो कैसी हो गई है, ठोस हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंज क्या है मैडम? स्पंज मैम बहुत ज़्यादा हमने देखा है, हमारे सोफे में भी स्पंज होता है, हम जो घर पे बर्तन धोते हैं वो भी कभी कभी हम स्पंज से धो लेते हैं। तो स्पंज ठोस है क्या मैम? बताओ जल्दी से, उसका आकार तो निश्चित है। तो क्या स्पंज ठोस होता है? पर वो तो दब जाता है। हमने पढ़ा कि जो आपका ठोस है वो असंपीड्य होता है, पर स्पंज तो दबता है। देखो यह ठोस है, तो फिर इसका संपीड़न संभव क्यों है? ये क्यों दब जाता है? क्योंकि अगर आपने स्पंज की स्ट्रक्चर देखी है, मैं बना देती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर स्पंज की जो स्ट्रक्चर है वो बना देती हूँ अच्छे तरीके से। देखो कुछ ऐसा स्पंज होता है, हाँ, लेकिन इस स्पंज के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में क्या घुस जाती है? वायु घुस जाती है, और जैसे आप दबाते हो वायु बाहर निकल जाती है, और इस वायु की वजह से ही इनका संपीड़न जो है वो संभव है। क्या है? इनका संपीड़न संभव है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो चीनी भी ठोस है, स्पंज भी ठोस है, और रबड़ बैंड भी ठोस है भाई। क्लियर है इतना? तो आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी अवस्था आ गई है, स्टेट आ गई है, वो है हमारी लिक्विड। सॉलिड क्लियर हो गई ना? सॉलिड अच्छे से क्लियर हो गई। चलो अब लिक्विड की बात करेंगे। मैम लिक्विड के विषय में हमको एक बात पता है, इसका आयतन जो होता है वो तो निश्चित होता है। इसका आयतन कैसा होता है मैम? फिक्स्ड होता है। लेकिन अगर हम इसके आकार की बात करें तो इसका आकार जो है वो अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ये संपीड़ित तो होता है, पर ये एक सीमा तक संपीड़ित होता है, एक सीमा तक संपीड़ित, ठीक है, एक सीमा तक ये संपीड़ित होता है। फोर्थ अगर हम बात करें तो इसमें आकर्षण बल होता है। इसमें क्या होता है मैम? आकर्षण बल तो होता है, लेकिन ठोस से कम होता है। आकर्षण बल होता है, लेकिन मैम ठोस से कैसा हो जाता है? कम ये हो जाता है भाई। क्लियर है इतनी लॉजिक तो? हाँ जी मैम, ये बात तो हमको भी पता है। तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से कि द्रव का आकार जो है वो निश्चित नहीं होता, क्योंकि आप इसे जिस पात्र में डालोगे ये उस पात्र का आकार ले लेगा। वहां चीनी आकार नहीं ले रही थी, वो भर रही थी उस पात्र को, वो अपने में चेंज नहीं कर रही थी। लेकिन द्रव जो है वो अपने में चेंज करता है। द्रव में पानी आ गया, ऑयल आ गया, ठीक है, जूस आ गया, जो भी कोई चीज लिक्विड है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आप कहोगे मैम शहद भी लिक्विड है। द्रव में बहने का गुण होता है, पानी गिर जाता है और फिर बह जाता है। कैसे कहता है? बहने दे मुझे, बहने दे, है ना? तो वही वाली चीज यहाँ पर है। नेक्स्ट, द्रव संपीड्य होते हैं। कुछ सीमा तक द्रव को क्या कर सकते हो आप? कंप्रेस्ड कर सकते हो, दबा सकते हो कुछ सीमा तक। ज्यादा मत दबा देना, नहीं तो पता चला फिर द्रव को क्या आ जाएगा? गुस्सा आ जाएगा। इतना लॉजिक क्लियर है? तो यहाँ से आता है कि द्रव जो है, द्रव पदार्थों की क्या विशेषता है? द्रव पदार्थों की क्या विशेषता है? ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ साथ के साथ आप क्वेश्चंस भी लिखते जाओ ताकि आपको चीजें याद रहे। आगे बात करूं, चलिए नेक्स्ट हमारी आ गई है गैसीय अवस्था। नेक्स्ट क्या आ गई है? गैसीय अवस्था। क्या होती है मैम गैसीय अवस्था? भाई गैसीय अवस्था वो होती है बेटा जिसका आकार भी निश्चित नहीं है, जिसका आयतन भी निश्चित नहीं है, है ना, और जो क्या करती है, बहुत ज्यादा संपीड़ित हो सकती है। संपीड़न की जो क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। आकर्षण बल जीरो, नगण्य होता है, यानी उसके कण दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं होते हैं। जैसे आप कोई भी गैस मान सकते हो, जैसे
आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो वहां पर वायु के कण विद्यमान है, और वायु में तो बहुत सारी गैसेस विद्यमान है। तो हमें दिख रही है, नहीं दिख रही है, हमें आकार समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आयतन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इतना लॉजिक क्लियर है, जबकि ऐसा द्रव और ठोस के साथ नहीं था। समझ में आई बात? तो मैंने क्या करा, एक सिरिंज ले ली, उस सिरिंज में मैंने क्या करा, गैस भर दी, एक में मैंने जल भर दिया और एक में मैंने चौक भर दी, ये समझाने के लिए कि किस में संपीड़न सबसे ज्यादा होता है। अब चौक भर दी ना तो पिस्टन नीचे जाएगा ही नहीं, पिस्टन जो है वो नीचे नहीं जाएगा, है ना, ठीक है। अब दूसरे में देखो, जल जो है वो जब आपने भरा, यहाँ आपने रबड़ का कॉर्क लगा लिया। अब आपने क्या करना है, पता है आपने क्या करना है, किसी व्यक्ति को सामने खड़ा कर देना है और क्या करना है, फिर आपने ऐसे करके जोर से प्रेस कर देना है, कॉर्क खुल जाएगा, पानी सीधा उस व्यक्ति के सामने मुंह पे चला जाएगा, फिर वो आपकी क्या कर देगा, धुनाई कर देगा। तो ऐसा मत करना, समझ में आ गई? फिर आप कह दोगे मैडम ने कहा था, मैडम बिल्कुल मना कर दिए, मैम बिल्कुल मना कर दिया, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गैस की बात करो, ये पूरा पिचक जाएगा, ये पूरा का पूरा पिचक जाएगा यहां तक बढ़िया तरीके से। यानी गैस के अंदर संपीड़न की सबसे ज्यादा पावर होती है, द्रव में कम होती है, और ठोसों में तो भाई साहब मना कर देता है, मुझसे संपीड़न की बात मत करो, मैं जो हूँ बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मुझे कोई दबा नहीं सकता है। समझ में आ गई बात? ये अपनी बात कह करके ही रहेगा, लेकिन इसको अपन दबा सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। समझ में आ गई बात यहाँ पर? चलिए, तो गैस के गुण की बात करें, गैस अवस्था में कणों की गति कैसी होती है, अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, बहुत ज्यादा गति यहाँ पर होती है। गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ये बात सच है। गैसीय पदार्थों का आकार और आकृति दोनों ही निश्चित नहीं होता है, दोनों ही अनिश्चित जो है वो होता है। गैसों का आयतन भी निश्चित नहीं होता है, वॉल्यूम भी इनकी सर्टन नहीं होती है। लॉजिक क्लियर है? ठोस क्लियर, गैस क्लियर, द्रव क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कणों की गति के बारे में, यानी कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ठोस के जो कण है ना वो कितने पास पास हैं, लेकिन द्रव के कणों को आप देख सकते हो कि ये थोड़ी बहुत गति कर सकते हैं, ये थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। गैसों में गति सर्वाधिक होती है क्योंकि इनके कण जो है वो किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बड़े दूर दूर व्यवस्थित होते हैं, तो इनको कोई मतलब नहीं है किसी से। ठोस के बीच में तो आकर्षण बल ज्यादा है, तो कण एक दूसरे को जाने ही नहीं देंगे। गैसों को इतना प्रेम नहीं है, गैसों के कणों को इतना प्रेम नहीं है, तो वो जाने देंगे, दूर दूर जाने देंगे, बहुत दूर दूर जाने देंगे। लेकिन द्रव जो है उसके कणों में थोड़ा प्रेम है, तो वो थोड़ा दूर जाने देंगे, पूरा दूर तो वो नहीं जाने देंगे। समझ में आई बात यहाँ पर? क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। और ये क्या है भाई, हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लो, ठोस, द्रव और गैस का तुलनात्मक अध्ययन है। आपसे पूछा जा सकता है कि ठोस आपका जो द्रव है तथा अगर हम यहाँ पर गैस की बात करें तो ठोस, द्रव तथा गैस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ठीक है, क्या अंतर है। तो आप जो है ये टेबल वहां पर अच्छे तरीके से बना करके आ जाना। चलो याद कर ले क्या इस टेबल को, आ जाओ अभी आप कॉपी पेन रख दो और यहाँ पर ध्यान लगाओ कि ठोसों का आकार कैसा होता है। मैम निश्चित होता है, पेन वाला एग्जाम्पल याद है। द्रव का अनिश्चित होता है, ये बिल्कुल बेकार है, ये जिस भी के साथ जाएगा उसी से ना, ये वो वाले लोगों में से होता है कि ना इसके साथ है तो इसका हो लिए, उसके साथ है तो उसका हो लिए, है ना। तो ये वो वाला है कि भाई मैं गिलास के पास गया तो गिलास का आकार ले लिया, मैं ठोस के पास मतलब ठोस कम से मेरा मतलब कटोरी के पास गया तो कटोरी का आकार ले लिया, मैं प्लेट के पास गया तो प्लेट का आकार ले लिया। और गैस का तो पूछो ही मत, गैस तो कह देती है आकार के बारे में मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मेरा तो अनिश्चित है, मैं तो दूर दूर मेरे कण विद्यमान है, मैं तो दूर दूर रहती हूँ, तो मेरी कोई बाउंड्री नहीं है, मेरा कोई आकार ही नहीं है। अगर हम आयतन की बात करें तो ठोसों का आयतन निश्चित होता है, आयतन तो द्रव का भी निश्चित होता है, पर ये क्या करता है, ये पात्र का आकार ले लेता है, इसका आकार निश्चित नहीं है। और गैस कहती है, आपसे कह दिया ना कि मेरे से बात मत करो आकार आयतन के बारे में, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बना कर देती है ये आपको। बताओ, आपको मना कर रही है, बताओ।
नेक्स्ट संपीड़िता की बात करें तो ठोस कह देते हैं अब आप मुझसे बात मत करो, मैं नगण्य हूं, मेरे में बहुत ज्यादा पावर है, मुझे कोई दबा नहीं पाएगा, मैं दबूंगा ही नहीं। द्रव कहती है कोई बात नहीं है, एक सीमा तक तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, इसके बाद मैं अभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन गैस कहता है आओ आओ मुझे दबाओ, आओ आओ मुझे दबाओ, इतना दबा दो। सर्वाधिक संपीड़िता की जो पावर है वो किसके अंदर होती है? गैस के अंदर होती है। अंतरा आणविक बलों की अगर हम बात करें तो ठोस में कैसा होता है? अत्यधिक मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वाले लोग हैं। द्रव में ठोसों से थोड़े से कम होते हैं। गैस कह देता है आपसे बोला है ना नगण्य है, मेरे अंदर कोई प्रेम नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगा, मुझे कणों से कोई मोह नहीं है, मैं दूर दूर फैला दूंगा सारे ही कणों को। नेक्स्ट कणों की स्थिति की बात करें तो ठोसों के कण के मध्य जो दूरी है वो बहुत कम होती है, नगण्य दूरी यहाँ पर होती है। लेकिन अगर मैं द्रव की बात करूं तो ठोसों से थोड़ी सी ज्यादा होती है, और अगर मैं गैस की बात करूं तो ये सर्वाधिक दूरी पर होते हैं क्योंकि इन्हें प्रेम नहीं है अपने कणों के साथ। घनत्व की बात करूं डेंसिटी होता है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है भाई? यहां लिख देते हैं, घनत्व का फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम, यानी बेटा द्रव्यमान बटा आयतन जो है वो इसका फॉर्मूला होता है। इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल d के साथ, बराबर में यहाँ पर आता है आपका m/v। दिस इज योर फॉर्मूला। क्या है ये? योर फॉर्मूला। ठीक है बेटा। तो ठोसों में सर्वाधिक होता है, जैसे ही आप क्या करोगे पानी में इसको डालोगे, इसका घनत्व पानी से ज्यादा होगा, डूब जाएगा। जिसका घनत्व जो पानी से ज्यादा भारी होगा वो डूब जाएगा, जो पानी से हल्का होगा वो सतह पर तैरेगा। क्लियर है इतना बात? चलो, ठोसों की तुलना में कम होता है और यहाँ पर घनत्व सबसे ही कम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें विसरण के बारे में, जो मैंने आपको समझाया। एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता है, डिफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन द्रवों में जो है वो ठोसों तथा गैसों का विसरण होता है, और गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण जो है वो तीव्रता से होता है। आई होप इतनी बात जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलिए आगे बात करते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के बारे में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन कैसे होता है। तो ध्यान से समझो, आपके पास सॉलिड है, आपके पास क्या है मैम? हमारे पास तो गैस भी है और हमारे पास लिक्विड भी है। हाँ जी बेटा, है तो सही। अब ये जो आपका सॉलिड है ये किसके अंदर परिवर्तित होगा? देखो ध्यान से, ये जो आपका सॉलिड है ये किसके अंदर होगा? ये आपके गैस में परिवर्तित हो सकता है, ये आपके लिक्विड में परिवर्तित हो सकता है। गैस आपके सॉलिड में परिवर्तित हो सकती है, लिक्विड में परिवर्तित हो सकती है, लिक्विड सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड आपका गैस में हो सकता है। बस ये 3 परिस्थितियों से बनी हुई 6 परिस्थितियां हैं जो कि आपको याद रखनी है। क्लियर है इतनी बात? यहाँ बस यही परिवर्तन हमें देखना है। इन सब का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा होता है मैम? बर्फ जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि बर्फ ठोस मतलब जल जो है वो ठोस रूप में भी है, जल जो है वो द्रव रूप में भी है, जल जो है वो गैस रूप में भी विद्यमान है। ठीक है बेटा, चले आगे। चलिए तो देखो, अवस्था परिवर्तन जब होता है तो उसका जो वो जो पदार्थ है उसके जो कण है उस पर 2 लोगों का प्रभाव पड़ता है। एक होता है आपका टेम्परेचर, एक क्या होता है? तापमान। ठीक है, और एक होता है आपका दाब। अब इसको मैं आपको ऐसे बढ़िया तरीके से समझाती हूँ। जैसे कि आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आई तो आपको आता है बहुत तेज गुस्सा, और उस गुस्से की वजह से आपका ताप बढ़ जाता है। गुस्सा आता है ना, आप गुस्से में लाल हो जाते हो। कैसे हो जाते हो भाई? ऐसे हो जाते हो। क्या आप ऐसे हो जाते हो क्या? देखना जरा ध्यान से, ये बनाया हमने। ठीक है, क्या आप ऐसे हो जाते हो क्या? खतरनाक से। ठीक है, ऐसे खतरनाक से हो जाते हो क्या आप? है ना। लेकिन अब आप जब गुस्सा आ रहा है तो ताप तो आपने बढ़ा लिया, लेकिन अब इस गुस्से को आप निकाल नहीं सकते हो, है ना। क्योंकि मम्मी पे निकालोगे तो मम्मी का अपना गुस्सा है, पापा पे निकालोगे पापा का अपना गुस्सा है, तो आपके गुस्से को क्या करना पड़ता है? दबाना पड़ता है। तो आप पर क्या लग जाता है? अब दाब भी लग जाता है कि गुस्सा निकाल भी नहीं सकते हैं। तो मेरी राय है कि आपको कैसा रहना चाहिए? आपको ऑलवेज ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, कैसा रहना चाहिए? अब आप कहोगे मैम ये थोड़ा डरावना लग रहा है ना, वो जोकर जैसा लग रहा है। नहीं, ऐसे ऐसे बना लेते हैं, सुंदर वाला बना लेते हैं भाई अपन। ये लो, ठीक है, क्लियर है बात यहाँ? ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो ऐसे और थोड़े कम खुश हो तो ऐसे, पर ऐसे पोजीशन पे तो अपने को नहीं
आना है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान से समझेंगे कि तापमान परिवर्तन का जो प्रभाव है वो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा। अब क्या करोगे, तापमान परिवर्तन से अवस्था का परिवर्तन हो जाता है। तापमान परिवर्तन, ठीक है, तापमान परिवर्तन से ये उतना क्लियर जो है बेटा दिखेगा नहीं आपको, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, चेंज यहाँ पर हम कर लेते हैं। ठीक है, देखो, अरे क्या बात है आज तो तापमान परिवर्तन से अवस्था का परिवर्तन होता है। तापमान परिवर्तन से क्या हो जाता है, अवस्था का परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है, इसका बहुत सिंपल सा रूल जो है वो मैं आपको सिखा देती हूँ। इसका बहुत सिंपल सा रूल है बेटा, ध्यान से समझना। क्यों, जैसे कि कोई पदार्थ आपके पास है, अरे क्या बात है आज भाई, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कि हम इसे चेंज कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, देखो आपके पास क्या है, कोई पदार्थ जो है वो आपके पास है। ठीक है, इस पदार्थ को आप क्या दे रहे हो, इस पदार्थ को आपने क्या प्रोवाइड करी है बेटा, ऊर्जा प्रोवाइड करी है। ठीक है, ऊर्जा आपने इसको प्रदान करी है। पदार्थ के अंदर क्या विद्यमान है मैम, पदार्थ के अंदर कण विद्यमान है। कणों को क्या मिल गई है, ऊर्जा मिल गई है। कणों को जैसे ही ऊर्जा मिली है तो वो क्या करेंगे मैम, गति करेंगे। क्या करेंगे, गति करेंगे, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। यानी मैम कणों में कंपन जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा। कंपन क्या होता है, कंपन का मतलब होता है माध्य स्थिति से इधर उधर होने वाली गति। जैसे कि मान लो ये पेन है, अब इस पेन को मैंने इधर कर दिया, ठीक है, लेकिन ये वापस अपनी स्थिति में आ गया। इधर कर दिया तो फिर ये अपनी स्थिति में आ गया। तो इसकी माध्य स्थिति क्या है, कुछ इस तरीके की है ना। तो माध्य स्थिति से इधर उधर होने वाली गति जो है वो आपकी कंपन कहलाती है। लेकिन अगर आपने पदार्थ को ऊर्जा दी है, ताप आपने बढ़ा दिया है तो गति बढ़ जाएगी। ताप अगर आपने बढ़ाया है तो क्या होगा, गति जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई है, इतनी बात जो है वो क्लियर हुई या फिर नहीं हुई। मैम क्लियर हो गई है, कैसे, देखो ध्यान से। मैंने क्या करा, एक बर्फ ले लिया, ठीक है, और बर्फ को बीकर में डाल दिया और उसको नीचे क्या कर दिया, ताप देने की कोशिश कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, ताप देने की कोशिश कर रही हूँ। अब जैसे ही ताप मिलेगा तो कणों में क्या होगी, कणों को ऊर्जा मिलेगी, कण गति करने लगेंगे, कण भागेंगे, बर्फ पिघलेगी और परिवर्तित हो जाएगी द्रव के अंदर। किसमें परिवर्तित होगी, द्रव के अंदर। तो ताप मिलने से क्या हो गया है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो गई। बर्फ से ये किसमें चली गई, जल में चली गई, यानी सॉलिड से किसमें परिवर्तित हो गई है, लिक्विड में ये परिवर्तित हो गई है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आई इतनी चीजें, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो बर्फ जो है वो पिघल करके किसमें परिवर्तित हो गई, द्रव के अंदर परिवर्तित हो गई है। किसमें परिवर्तित हो गई, द्रव में परिवर्तित हो गई। और द्रव को जब आप ऊर्जा दोगे तो वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। वो किस में होगा, जल वाष्प में। यानी पदार्थ के कण जो है वो ऊर्जा पाकर के गति करते हैं और जब स्वतंत्र गति होती है तो कण क्या होते हैं, वो अपनी अवस्था में परिवर्तन कर लेते हैं। ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाती है। इट मींस टेम्परेचर में परिवर्तन से अवस्था का परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, अवस्था का परिवर्तन यहाँ पर होता है। क्लियर है कि नहीं है, बताओ जल्दी से, क्लियर हुई या नहीं हुई बात यहाँ पर। तो देखो ठोस का आपने तापमान बढ़ा दिया तो उससे क्या हुई, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई, कणों में कंपन जो है वो बढ़ गया, यहाँ से ऊष्मा निकली और ये ऊष्मा आकर्षण बल जो था ठोसों का वो धीरे धीरे इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और जैसे ही खत्म करा तो कण स्वतंत्र हो गए, ठोस पिघल करके द्रव बन गया और द्रव पिघल करके वाष्प में परिवर्तित हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई। मैम समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात यहाँ कि जैसे ही ताप हम देंगे वैसे ही क्या होगा, अवस्था का परिवर्तन जो है वो निश्चित है। अवस्था का परिवर्तन जो है वो निश्चित है। क्लियर है बात यहाँ, आगे चलिए आगे बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आती है गलनांक। क्या है
गुप्त ऊष्मा क्या है, क्वथनांक क्या है और ऊर्ध्वपातन क्या है। तो अगर हम गलनांक की बात करें तो बेटा वह ताप, कौन सा ताप, जिस पर आपका ठोस पिघल करके द्रव में बदल जाता है, वह ताप गलनांक कहलाता है। यानी बहुत ध्यान से देखना कि मेरे पास एक ताप है, इस ताप पर क्या हो रहा है कि ये जो ठोस है ये परिवर्तित हो रहा है द्रव के अंदर। तो ये जो ताप है, इस ताप को आप क्या कहोगे, गलनांक कहोगे। क्या कहोगे, गलनांक कहोगे। क्या कहोगे, गलनांक। ऐसा ताप जिस पर ठोस पिघल करके, क्या हो करके, पिघल करके किसमें परिवर्तित हो गया, द्रव में, तो ये ताप क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.15 केल्विन। कितना होता है, 273.15 केल्विन। हम ये जो टेम्परेचर है ये दो चीजों में नापते हैं, एक नापते हैं केल्विन में, एक नापते हैं डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में। केल्विन जो होता है उसके लिए हम 273 को स्टैंडर्ड केल्विन मानते हैं। कितना, स्टैंडर्ड केल्विन मानते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ। अब आपने क्या करना है, अगर केल्विन में टेम्परेचर दिया है तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डिग्री सेंटीग्रेड में बदल दो, और डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो केल्विन में बदल दो। किसमें बदल दो, केल्विन में आप इसको परिवर्तित कर दो। यहाँ से इस तरीके के दो क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, जो कि मैं भी आपको सिखाने वाली हूँ। ये बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर है। गलनांक की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लाइन याद कर लेना कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। देखो मैंने आपको समझाया था कि जब ठोस से परिवर्तन होता है ना, ठोस से, ठीक है, आपने ऐसा देखा था कि मैम एस जो है उसको जी में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको एल में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं, फिर जी को मैम एस में परिवर्तित कर सकते हैं और एल में कर सकते हैं, और फिर मैम एल को आप एस में कर सकते हो और जी में कर सकते हो। ये तो हमने देखा था। अब देखो ठोस से द्रव अवस्था का परिवर्तन है, यानी सॉलिड से आप कहाँ जा रहे हो, लिक्विड में जा रहे हो। सॉलिड से कहाँ जा रहे हो, लिक्विड में जा रहे हो, तो आप इसे क्या बोलोगे, संगलन बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा, संगलन। बोलो मेरे साथ, क्या बोलोगे, संगलन बोलोगे। क्या बोलोगे, संगलन बोलोगे। ठोस से आप कहाँ चले गए, लिक्विड में। ठोस से पिघल करके जब आप लिक्विड में गए हो तो वो क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। फ्यूजन आप उसको कहते हो। याद रह जाएगी बात। आगे चलूं, चलिए। गुप्त ऊष्मा की अगर हम बात करें तो इसे इंग्लिश में लेटेंट हीट कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर बात कर रहे हैं। वायुमंडलीय दाब को लिखना है तो आप कैसे लिखते हो, 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, पैसों वाला एटीएम नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं मिलेंगे। 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। संगलन क्यों बोला, क्योंकि मैम ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा है तो जो ऊष्मा लगेगी वो संगलन की ऊष्मा होगी, क्योंकि उसे हम संगलन कहते हैं। तो कितना, 1 किलोग्राम ठोस को बदलना है मैम, 1 किलोग्राम ठोस को आपको द्रव में बदलना है, ठीक है। ये कह रहे हैं उसके गलनांक पर, भाई जो ताप आपने दिया है उस ताप पर अगर आप बदल रहे हो तो जितनी भी ऊष्मा लगेगी, जितनी भी, वो सब क्या कहलाएगी, संगलन की प्रसुप्त यानी गुप्त ऊष्मा, सीक्रेट वाली, ठीक है। समझ में आ गई बात। यहाँ चले आगे, चलिए। नेक्स्ट है भाई क्वथनांक। नेक्स्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है, यानी द्रव जिस पर उबल रहा है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। मैंने आपको बोला बेटा केल्विन में हम स्टैंडर्ड किसको मानते हैं, 273 केल्विन को मानते हैं। किसको, 273 केल्विन को। अब मुझे पता लगाना है कि 100 डिग्री को केल्विन में कितना होगा, 100 डिग्री केल्विन में कितना होगा। तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है, ठीक है, मेरे पास किसकी वैल्यू है, डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है। इसमें 273 केल्विन अगर मैं प्लस करूंगी तो जो अमाउंट मुझे मिलेगा वो केल्विन में आएगा, जो अमाउंट मुझे मिलेगा वो केल्विन में आएगा। मेरे को पता करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है, तो 100 डिग्री में क्या प्लस कर दूंगी, 273, तो ये निकल करके कितना आएगा, 373 केल्विन। कितना आएगा, 373 केल्विन। और ये क्या हो गया है, ये डिग्री सेंटीग्रेड से कन्वर्ट हो गया है केल्विन में। ये क्या हो गया है, डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में। तो देखो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड से अगर केल्विन में परिवर्तित करना है तो
डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 आपको कर देना है, तो यहाँ जो आंसर मिलेगा वो केल्विन में मिलेगा। नेक्स्ट, अगर केल्विन से आपको डिग्री सेंटीग्रेड में करना है, केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में करना है, तो डिग्री सेंटीग्रेड -273 केल्विन आप कर देना, जो वैल्यू आएगी वो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आएगी, वो वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में आएगी। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। जैसे कि बेटा जी एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर कि मैम हमको डिग्री सेंटीग्रेड में 100 दिया हुआ था, ठीक है, या मैंने बोला कि बेटा कोई बात नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड में 27 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 27 डिग्री को आपको परिवर्तित करना है केल्विन में। किस में करना है? केल्विन में। तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना है मैम? 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, पर हमने क्या करना है? 273 केल्विन जोड़ना है। मैम हमको जोड़ना नहीं आता बेटा, तो उसमें दिक्कत की क्या बात है? दिक्कत की क्या बात है? 273 ऐसे लिख लो, 27 ऐसे लिख लो, 7 और 3 10 होते हैं, 0 इधर आएगी, 7 और फिर आपका 8 और फिर 9 और 1 कितना होगा? 10 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 300। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा मैम? 300 केल्विन। यानी डिग्री सेंटीग्रेड में 273 को प्लस किया और केल्विन में वैल्यू अपने को मिल गई। किस में मिल गई? केल्विन में वैल्यू मिल गई। मैम अगर हम इसकी बात करें तो, अगर हम इसकी बात करें तो क्या दिक्कत है? इसकी बात कर लेते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया हुआ है, मैंने बोला कि मुझे 500 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, जिसे आपको किस में परिवर्तित करना है? केल्विन। सॉरी बेटा, सॉरी, यहाँ पर लिख लो 500 केल्विन है, बस इतना सा चेंज है। यहाँ पर क्या कर लोगे? 500 केल्विन है, कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो क्या करेंगे मैम? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जो वैल्यू आपको केल्विन में दी हुई है, जो वैल्यू आपको केल्विन में दी हुई है, उस वैल्यू को आप यहां लिख दो। क्या दी हुई है मैम? 500 केल्विन दिया हुआ है, माइनस करना है 273 केल्विन से। हमें बताइए बराबर में कितना आएगा? यहां कर लो 500 माइनस का 273, ठीक है, 10 में से 3 गए भाई, ये 5 है, ये 0 है, ये 0 है, ये इसको उधार देगा, ये इसको उधार देगा, तो यहाँ 10 हो गए, 10 में से 3 गए तो बेटा 7 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी मैम 7 तो आ जाएगा, ये तो हमको आता है, ठीक है। यहाँ पर कितना बच गया मैम? 9 बच गया, 9 में से 7 गया तो बेटा 2 बचा कि नहीं बचा? हाँ जी मैम बचा। 5 ने इसको दिया था तो यहाँ 4 रह गया, 4 में से 2 गए तो मैम कितना बच गया? 2 बच गया। तो बेटा यहाँ कितना आंसर आ गया? 227। कितना आ गया? 227। कितना आ गया भाई? 227 आ गया, 227 केल्विन, ठीक है। अरे 227 डिग्री सेंटीग्रेड भाई, 227 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये लो 227 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो यहाँ आ गया। दोबारा देख लो कि क्या किया मैम, केल्विन से जाना था डिग्री सेंटीग्रेड में, तो जितने केल्विन दिए हुए हैं, जितने केल्विन हमको दिए हुए हैं उसमें से 273 माइनस कर देंगे और हमको जो वैल्यू आएगी वो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगी। मैंने बोला 500 केल्विन था, कितना था? 500 केल्विन, और माइनस करना कितना है? 273। 10 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। 9 में से 7 गए तो कितने बचेंगे मैम? 2 बचेंगे। यहाँ कितना रह गया मैम? 4 रह गया। 4 में से 2 गया तो मैम कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 227 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ गया। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? आगे चले, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन की बात कर रहे हैं। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है? ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो वो ऊर्ध्वपातन होता है, जैसे नेफ्थलिन की गोलियों में होता है, जैसे कपूर की गोलियों के साथ होता है। ये क्या करते हैं? ये सीधा ही आपका ठोस से द्रव में, ठोस से गैस में परिवर्तित होते हैं, द्रव में नहीं। द्रव तो बीच में आता ही नहीं है, द्रव को ये बीच में आने ही नहीं देते, ये ठोस से सीधा गैस में जाते हैं। तो बेटा सॉलिड से अगर आप गैस में जा रहे हो, सॉलिड से अगर आप गैस में जा रहे हो तो बनेगा ऊर्ध्वपातन। क्या बनेगा? ऊर्ध्वपातन। और अगर आप गैस से सॉलिड में आ रहे हो, गैस से सॉलिड में आ रहे हो तो बनेगा निक्षेपण। क्या बनेगा? निक्षेपण। क्या बन जाएगा? निक्षेपण बन जाएगा। देखो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था सीधे ही गैस में परिवर्तित हो
गई तो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। और गैस से सीधे ठोस बनने की ये जो प्रक्रिया है ये निक्षेपण कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। तो दोनों डेफिनेशंस यहां पर मैंने आपको समझा दी। लॉजिक क्लियर है? आगे चलें। ये इसका बढ़िया सा मैंने डायग्राम बना रखा है, आपको अच्छे से याद ये चीज हो जाएगी। आगे बात करूं, चलिए आगे चलते हैं। दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब परिवर्तन जब होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? दाब में आपने देखा था वो 3 सिरिंज वाला एक्सपेरिमेंट कि गैस को तो आप संपीड़ित कर सकते हो, ठोस को नहीं कर सकते हो, और द्रव को एक सीमा तक ही आप संपीड़ित कर सकते हो। तो जैसे ही आप दाब बढ़ा देते हो, ये जो आपकी गैस है ना, ये आपकी क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है द्रव अवस्था में। देखो मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, यानी दाब बढ़ा करके गैस को जो है परिवर्तित यहां पर किया जा सकता है। क्लियर है इतनी बात? आगे चला जाए। चलिए शुष्क बर्फ की बात करें तो शुष्क बर्फ होती है आपकी CO2, जिसे आप ड्राई आइस कहते हो। क्या कहते हो? ड्राई आइस कहते हो। कि जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी ATM हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, जिसे आप ड्राई आइस कहते हो, शुष्क बर्फ कहते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? क्लियर है इतनी बात? आगे चलूं, चलिए नेक्स्ट आ जाता है तीनों अवस्थाओं में जो हमने परिवर्तन किया, उस परिवर्तन का एक बढ़िया सा माइंड मैप आप यहाँ देख सकते हो कि ठोस पदार्थ अगर द्रव में जा रहा है तो यहाँ संगलन हो रहा है, लेकिन द्रव अगर ठोस में आ रहा है तो हमको उसको जमाना पड़ता है ना। द्रव जो है वो गैस में जा रहा है तो यहाँ पर वाष्पीकरण हो रहा है, लेकिन गैस को दबाते हैं, संघनित करते हैं, कंडेंस जिसको हम बोलते हैं, तो वो संघनन हो जाता है। ठोस जब गैस में जाता है तो ऊर्ध्वपातन होता है, गैस जब ठोस में आता है तो निक्षेपण होता है। क्या होता है? निक्षेपण यहां पर होता है। क्लियर है इतनी बात? आगे चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं इवेपोरेशन के बारे में, यानी वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम वाष्पीकरण होता क्या है, वाष्पीकरण क्या होता है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा जाता है आपसे। तो क्या होता है कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रही है, द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रही है, इस प्रक्रिया को आप वाष्पीकरण कहोगे। द्रव को तो वाष्प में परिवर्तित करना ही है, लेकिन क्वथनांक से कम ताप पर करना है। क्वथनांक से क्या करना है? कम ताप पर करना है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सतह से होता है। कैसे होता है? सतह से। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगी, यहाँ देखो ध्यान से कि मेरे पास क्या है, एक इतना बड़ा सा बर्तन है, ठीक है, और मेरे पास क्या है, एक जो है यहाँ पर गिलास है, ठीक है, ये गिलास हो गया है ना। हाँ ठीक है। अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर जल जो है वो भर दिया है और इसको भी बढ़िया तरीके से जल से भर करके धूप में रख दिया है। अब मुझे ये बताओ वाष्पीकरण होगा किसके अंदर ज्यादा, किसका पानी जल्दी उड़ जाएगा? तो इस वाला जो है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो ए वाला जो है उसका पानी जल्दी उड़ जाएगा क्योंकि सतह का क्षेत्रफल यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ से क्या पता चला, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बात याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे डबल स्टार कर लो भाई, डबल स्टार कर लो कि वाष्पीकरण कब बढ़ेगा, जब सतह बढ़ जाएगी, सतह का क्षेत्र बढ़ जाएगा, सतह बढ़ेगी। आपको पता है जब आप कपड़े धो लेते हो, मतलब आप तो नहीं धोते मुझे पता है, लेकिन क्या होता है, कपड़ों को हम हमेशा फैला के क्यों सुखाते हैं, ताकि जल्दी सूख जाए। अगर हम कपड़ों को गुड़ी मुड़ी करके रख देंगे तो जल्दी सूखेंगे नहीं, सूखेंगे। जब फैला दोगे तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, सारा पानी जल्दी से उड़ जाएगा। समझ में आई बात यहाँ? यानी वाष्पीकरण क्या है बेटा, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सतह से होने वाली प्रक्रिया है। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ, बोलो समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, चले आगे, चलिए आगे बात करते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं
के वाष्पीकरण को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? मैम सतह का क्षेत्र करता है। अभी हमने पढ़ा कि अगर सतह का क्षेत्र बढ़ जाएगा वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कण गति करेंगे और गति करेंगे तो क्या होगा? गति करेंगे मैम तो वाष्प जो है वो जल्दी बनेगी, यानी वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, यानी वाष्पीकरण इस केस में भी बढ़ेगा और इस केस में भी बढ़ेगा। आर्द्रता में कमी हो गई है तो ये क्या करेगी? वाष्पीकरण को घटा देगी, वाष्पीकरण को घटाएगी। वायु में जब गति हो रही है और वो गति बहुत तेज हो रही है तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। जब बहुत तेज हवा चलती है फटाफट से कपड़े जो है वो सूख जाते हैं, क्योंकि कपड़ों के कण जो है, कपड़ों में जो गीले कण हैं, जो पानी के कण हैं, वो वायु के साथ गति कर लेते हैं भाई साहब और भाग जाते हैं वायु के साथ। समझ में आई बात यहाँ पर? चलो एक एक करके देखते हैं। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट, तापमान में वृद्धि की हम बात कर रहे हैं। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को, यानी कणों को अधिक पर्याप्त मात्रा में गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे शीघ्रता से वाष्पीकृत हो जाते हैं। भाई क्या हो जाते हैं? शीघ्रता से वाष्पीकृत हो जाते हैं। यहाँ पर ये जो चीज आपको दिख रही है ना, ये क्वेश्चन आता है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। उस समय आपको ये 4 कारक जो हैं वो लिख करके आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आर्द्रता। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है। जब वायु के में जल कणों की मात्रा से अधिक हो जाए पहले से ही, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी? घट जाएगी। क्या होगी? घट जाएगी। नेक्स्ट, वायु की गति में वृद्धि की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की जो मात्रा है वो घट जाती है। तो 4 चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं, वो चीजें आपको याद रखनी है। सतह का प्रभाव, आपके ताप का प्रभाव, वायु में कितनी गति हो रही है उसका प्रभाव और आर्द्रता का प्रभाव। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई है? चलें आगे। चलिए आगे बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, हैशटैग इंपॉर्टेंट क्या है भाई? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है, और इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आप जो थिनर अपने हाथ पर डालते हो, एसीटोन डालते हो, वो ठंडा क्यों लगता है? पेट्रोल ठंडा क्यों लगता है? आपके मटकी का पानी बहुत गर्मी में ठंडा क्यों होता है? कूलर ठंडी हवा क्यों देता है? कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? ये सारी चीजें जो है वो वाष्पीकरण पर बेस्ड है। किस पर है? वाष्पीकरण पर बेस्ड है, इवेपोरेशन पर। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के जो कण हैं वो अपने आसपास से क्या करते हैं? ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, और इस समय हमें कैसा लगता है? ठंडा ठंडा महसूस होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है एसीटोन, जिसे आप नेल रिमूवर कहते हो, थिनर कहते हो। वो जो नेल पेंट हटाने का केमिकल है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। वो कैसा लगता है? एकदम ठंडा ठंडा आपको लगता है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि जैसे गिलास होता है ना, गिलास में आप बहुत चिल्ड पानी भर देते हो, तो जब आप बहुत चिल्ड पानी भरते हो तो उसकी जो बाहर की सतह होती है, उसका जो पृष्ठ, उस पर छोटी छोटी बूंदे आ जाती है। वो किसकी वजह से आती है? वाष्पीकरण की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? वाष्पीकरण की वजह से आती है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही कपड़े जब हम सुखाते हैं तो वो किसकी वजह से सूखते हैं? वाष्पीकरण की वजह से सूखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमने कर लिया है आपके चैप्टर 1 का बढ़िया तरीके से आज ही की क्लास में पूरा का पूरा पोस्टमार्टम, यानी हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। अब आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। क्या इंपॉर्टेंट काम है? इस चैप्टर का आपको करना है अच्छे से रिवीजन, और करने हैं इसके बैक एक्सरसाइज, और आपके जो इंटेक्स के क्वेश्चन है यानी पाठ्य निहित प्रश्न है उनको आपको हल करना है। आपको कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, फटाफट से कॉमेंट
कमेंट कर दो जाकर के कि मैडम ये चीज समझ में नहीं आई है। देखो जो पढ़ेगा उसको डाउट आएगा, जो नहीं पढ़ रहा होगा उसको डाउट नहीं आएगा, है ना। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि डाउट आना ही पढ़ने की परिभाषा है, नहीं। डाउट अगर आ रहा है आपको, इसका मतलब है कि चीजें आपके दिमाग में बैठना शुरू हो गई, आपका दिमाग उन चीजों के पीछे काम कर रहा है। और जिसे डाउट नहीं आ रहा है, जिसका दिमाग नहीं चल रहा है, यानी वहां कुछ तो गड़बड़ है। तो प्यारे बच्चों, जोक सपाट अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चीजों को समझिए। जो भी आपका डाउट है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट बिल्कुल पढ़ती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। मस्ती कीजिए, खूब खेलिए, धन्यवाद।